नमस्कार। मेरे साथ हर हफ्ते की तरह आनंद वर्धन सिंह जुड़ रहे हैं। आनंद, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप समय निकाल कर आते हैं हर हफ्ते। आपसे मैं बात करता हूँ राजनीतिक मुद्दों पर, और जो करंट अफेयर हैं उसी पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करें। तो सीधे मैं बात शुरू करता हूँ। ये मैंने आनंद कुछ स्टेटमेंट्स निकाले हैं, और ये जान के मैंने यहाँ पे निकाले हैं, और ये मैं पढ़ूंगा भी। कंगना रनौत ने जेन जी को जनरेशन गटर कहा था 21 जुलाई को। धर्मेंद्र प्रधान ने इनको टेररिस्ट कहा था, जो ये स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 23 जुलाई को इन्होंने ये कहा था। निशिकांत दुबे, जो बहुत चहेते हैं हमारे अमित शाह जी के, फॉरेन फोर्सेस हैव हाईजैक्ड स्टूडेंट्स आउटरीच एंड एंटी नेशनल फोर्सेस आर नाउ ड्राइविंग दिस मूवमेंट। 23 जुलाई का स्टेटमेंट है। और उसके बाद केरला से टीजी मोहनदास, उन्होंने बहुत ही घटिया कमेंट्स किए हैं, मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूं। आई वुड इम्पोज कर्फ्यू, वार्न देम 3 times, और देन आई वुड शूट देम। मैं 3 कर्फ्यू लगाऊंगा, 3 बार उन्हें सावधान करूंगा और फिर गोली मार दूंगा। और इसी बीच में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी आया था कि ये कोई बाहर से इनकी फंडिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, और ये बीजेपी के एमपीज हैं। तो क्या ये इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है बीजेपी वालों का, या मोदी का, या अमित शाह का? और उधर कल हमारे यहाँ मोहन भागवत जी ने एक आउटरीच प्रोग्राम किया है जेन जी के लिए और जेन अल्फा के लिए। उनके भी मैं आपको कमेंट्स बड़े ब्रीफ में मैं दिखा देता हूं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक किस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। यंग पीपल, जेन जी, डू नॉट थिंक विद अ काम माइंड, ये पहले बोला था। फिर कल इन्होंने कहा इट इज नेचुरल फॉर देम टू क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज का ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। हमें इनके साथ एंगेज करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, और कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। द एनर्जी ऑफ जेन जी एंड जेन अल्फा इज इमेंस। तो आरएसएस कुछ बोल रहा है, और मोदी जी रील बनाने में व्यस्त हैं। अमित शाह पार्लियामेंट से गायब हैं, और इनके एमपीज कुछ और बोल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये जेनजी का क्या चल रहा है, और बीजेपी क्यों इतनी डरी हुई है? आनंद जी। अजय, जैसे मैं देख पा रहा हूं, जो जो टीजी मोहनदास बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे, धर्मेंद्र प्रधान, कंगना रनौत बोल रहे हैं, वही वही बीजेपी का दिमाग है। और उसमें अगर किसी को गलतफहमी हो रही है या कोई उसमें सोच रहा है कि नहीं नहीं ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए भी जरा समझना होगा कि इस समय जेनजी का मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है। आपको क्या लगा कि किसी ने बीजेपी के यहाँ से किसी ने कहा कि ये धर्मेंद्र प्रधान या निशिकांत दुबे या मोहनदास या इन लोगों ने गलत कहा है और ये इनको नहीं कहना चाहिए? हमने तो अभी तक एक सिंगल स्टेटमेंट आई हैव नॉट हर्ड इवन फ्रॉम इनके जो छोटे मोटे नेता हैं और छुटभइयों से भी नहीं सुना है। कायदे से तो इस पे मोदी जी को बोलना चाहिए था। जब मोदी जी बार बार आ रहे हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके, तो फ्रेंड्स को ये बताना चाहिए था कि ये सब लोग गलत कहे। तो वो एक, देखिए ये बीजेपी की पुरानी वो टैक्टिस है। एक ऑफ फ्रंट वो रखते हैं जो केवल गाली देता रहता है, गंदी गंदी गाली देगा वो। एक उसमें बिधुड़ी, कंगना रनौत, निशिकांत दुबे, ये सब उसके एक्टिव सदस्य हैं। ये मोहनदास अभी नए आ गए हैं, जो केवल गाली के अलावा अब गोली मारने के का वो कर रहे हैं कि गोली मार देंगे या गोली मार देनी चाहिए। होता क्या है कि जब ये कह रहे हैं गोली मार देंगे, तो उसको डाउन दी लाइन कुछ लोग उसमें अगर गोली नहीं मारेंगे तो चाटा मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, उसमें कार्रवाई में विश्वास रखने लगते हैं। तो ये तो इन लोगों के करनी और कथनी और करनी में बहुत दूर दूर का अंतर है। दे आर फार है। मैं एक चीज और बताऊं, ये जो कल मोहन भागवत जी ने कहा, और जो एक शायद एक दर्शकों को भी एक समझना होगा, जेनजी को इन लोग केवल उम्र के ब्रैकेट के हिसाब से कर रहे हैं। इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। ये सिर्फ उम्र का ब्रैकेट नहीं है कि 1997 से 2012 तक जो पैदा हुआ वो जेनजी है। नहीं, वो जो ये माना ये जा रहा है कि ये लोग एक ऐसे समय पैदा हुए जब टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से बढ़ रही थी। तो जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखी थी कि जब भाई एक एरियल होता था, रेडियो सुनते थे, रेडियो खड़खड़ करता था, रेडियो, उस टेक्नोलॉजी से, और जेन अल्फा आते आते
ये जब ये सारे काम उसी पे हो रहे हैं, आज घर के सारे काम उसी पे हो रहे हैं, तो उस सफर में जो बच्चे एक्सपोज हैं, और ये मैं इसको मैं कई बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जो जेन अल्फा है, ये आप मुझे घर बता दीजिए एक्सेप्शन, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला जहां पे ये 2013 के बाद पैदा हुए बच्चे और वो ये बिना कार्टून देखे अगर ये खाना खा रहे हो। ये हर घर में, मेरे घर में, आपके घर में, जो ये 2013, और ये यूनिवर्सल है, मतलब पूरे देश में ये है। तो इनका एक्सपोजर ऑन स्क्रीन इज मच फास्टर। ये इनका एक्सपोजर, इनका ढूंढना, इनका क्या डाउनलोड करना, तो ये जो बेसिकली बात हो रही है, ये उस टेक्नोलॉजी और उस विचारधारा की बात है। ये उसमें एज इज ऑल्सो फैक्टर, बट एज इज नॉट द ओनली फैक्टर। अच्छा, ये चूंकि क्या हो गया, हमारे यहाँ जो सूचना क्रांति हुई, उससे ये हर एक के हाथ में फोन पहुंच गया है, गांव में से लेके वो तक, मतलब देश, पूरा देश अगर एक चीज कहीं पहुंची है तो वो, हम साफ पानी नहीं पहुंचा पाए, हम साफ हवा नहीं पहुंचा पाए, हम अच्छी रोड नहीं पहुंचा पाए, हम अच्छा शिक्षा नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हमने कम्युनिकेशन में बिल्कुल समाजवाद लाते हुए सबके हाथ में दे दिया और सब लोगों ही देख रहे हैं। तो इस चीज को, पहली चीज तो यह है कि ये इनको इस चीज को समझना होगा। दूसरा, आप जब ये बात कहते हैं, देखिए आप जनजी का और इन लोगों की कुछ चीजें और समझे, जो हमारे और आपके घर में भी हो रहा है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां, ये सही बात है जब भागवत जी कह रहे हैं कि हमारे और आपके घर में, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन से, आपके जो बच्चे के बच्चे हैं, उनको ये आप नहीं कह सकते हैं कि वहां मत जाना। क्यों नहीं जाना? भाई मैं कह रहा हूं नहीं जाना, नहीं तो आप कह रहे हैं, तो इससे क्या मतलब, बताइए क्यों नहीं जाना। दे विल, मतलब आप अगर कुछ उनको कुछ भी डायरेक्शन उनके अच्छे के लिए ही अगर कह रहे हैं, तो ये पूछेंगे कि आप क्यों, आप ये बताइए कि क्यों ये काम नहीं करना, या ये काम क्यों करना है। यू हैव टू टेल देम अ रीजन। आई मीन, आप उनको जबरदस्ती नहीं, अपना इसलिए कि मैं एक। दूसरा ये है कि ये जो उम्र है, ये बहुत अच्छी बात लगी, इसको धर्म वर्म से मतलब नहीं है। मंदिर अंदर ठीक है, प्रसाद साथ खा लेंगे, लेकिन मैं धार्मिक उस पर करूंगा नहीं। इनको जात से मतलब नहीं है, इनको अपर कास्ट और बैकवर्ड और अब ओबीसी और दलित, इससे मतलब नहीं है। इनको जेंडर बायसनेस भी नहीं है। जो लड़के गाली लड़के देते हैं, वो लड़कियां दे रही हैं, और उनको कहीं नहीं लगता है कि लड़की गाली दे रही है। हम लोग के समय ये फैक्ट है, ये चेंज हुआ है, और यही शायद, और ये चेंज इसलिए हो रहा है कि हमारे आपसे ज्यादा इस पे ज्यादा टाइम है। अगर इस पे टाइम है तो यही भाषा है, तो ये जेंडर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वही सी भाषा में बात हो रही है। ये कोई, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अजय, कि जनजी में क्लास खत्म हो गया है। हम लोग तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग मानते थे कि हम लोग ज्यादा सुपीरियर हैं। और जो हमारे यहाँ एक कुर्मी छत्री पाठशाला हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, हॉकी की टीम सबसे अच्छी उन्हीं की होती थी हमारे, और मतलब हम लोग तो सफेद पोश लोगों के यहाँ, वो सब शायद उनके पास चप्पल भी नहीं रहती थी, लेकिन हम लोग को छक्के छुड़ा देते थे हॉकी वाले में। कई बार वो जीतते थे, कुछ बार हम जीतते थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, अब ये ऐसा नहीं है। अगर आपने दिल्ली में देखा हो या कहीं भी देखा हो, वो दिल्ली के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का और हमारे देवरिया गोरखपुर कैसे आया हुआ है किसी गांव का लड़का, वो बिल्कुल कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। वहां क्लास की दिक्कत थी। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें टूट गई हैं, और अगर आपको उनसे बात करनी है, अगर आपको उनसे संबोधन नहीं, अगर वार्तालाप करना है, तो आपको उनकी भाषा में समझना हो। जब आरएसएस, जहां पे महिलाओं के लिए दरवाजे बंद हैं, जब आरएसएस और उसकी कई संस्थाएं ये डिसाइड करती हैं कि लड़कियां क्या कपड़े पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी, जब आरएसएस तो अब ये डिसाइड करने लगा है कि जो मिड डे मील में क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, तो ये आप उससे बात कर ही नहीं सकते। द डायलॉग कैन नेवर हैपन। तो ये एक बहुत ही डेस्परेट सा अटेम्प्ट है कि शायद भागवत जी पुराने खिलाड़ी हैं, वो सब जनजी को अपने साथ ले आएंगे। भागवत जी उसमें झूठ भी खूब बोल रहे थे कल, मतलब अर्ध सत्य बता रहे थे। झूठ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा सत्य नहीं बताएंगे तो वह अर्ध सत्य है। अगर आगे टाइम रहा तो मैं उस बात को अभी नहीं, क्योंकि अगर आगे टाइम रहा तो उन्होंने क्या झूठ बोला है लास्ट, मतलब उन्होंने क्या सच नहीं बोला है, उसको मैं आगे बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग अगले मुद्दे पे बात करें।
आनंद, इसी को मैं थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। शायद आपने देखा हो, आज सुबह का शायद वीडियो है मोदी जी का। वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जेन जी की भाषा बोलने के लिए। वो बेच रहे हैं हैंडलूम प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और फिर एक एक्रोनिम या कुछ यूज करते हैं, GRMF। GRMF, गेट रेडी विद मी। ये मेरे को भी आज ही पता चला है, इससे पहले मेरे को नहीं पता था। बट ये बड़ा भद्दा सा काम चल रहा है। ये लोग जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम जेन जी से जुड़ें, और जो भी इनके एडवाइजर्स हैं, अगर इस तरह से ये बात करेंगे, भाई आपने इनको पीट दिया, वहां पे गोलियां चला दी, वो सब हो गया, और अब आप रील्स बना बना के रोज कुछ ना कुछ उठपटांग बोलते जा रहे हो। आनंद, देखिए, ये बिल्कुल क्लियर ये है कि आप जब वहां जा रहे हैं तो आपको एक तो उनको ये बताना होगा कि अब ये क्या कह रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हैं, तुम लोगों ने गलती की, मैं जेल में सबको वो करता था लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप उनके साथ कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हीं के सामने एक दूसरा नेता आ गया है, राहुल गांधी। राहुल गांधी एक बार भी उस पूरे जनजी आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी की थी, उसने कभी उनको हाईजैक करने की कोशिश नहीं की कि मैं इसका लीडर, तुम लोग कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ। He gave them that comfort and he gave them that confidence कि I am with you. He never said कि मैं कैसे बताऊंगा तुम वो करो। यहां तो मोदी जी बता रहे हैं ना कि तुमने गलती की लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो वो नहीं कह रहा, वो कह रहा बिल्कुल जो काम कर रहा हो ठीक कर रहा हो, 100% ठीक है, एंड आई एम विथ यू। आई एम वो उस कॉन्फिडेंस को और उसको अपने साथ उनको एकाकार कर रहा है अपना। तो ये एक बड़ी चीज है। और एक छोटी चीज और मैं इसलिए कह दूं क्योंकि मोदी जी जो समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी, भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, NSUI जो कांग्रेस की का छात्र संगठन है, वो लगातार इस पे काम कर रहा था, इस पे बोल रहा था, इस पे कहीं कहीं मीटिंग कर रहा था, ये फैक्ट है। लेकिन जब जंतर मंतर पे ये हुआ तो वहां पे आयसा, SFI और AISF, मतलब CPI, CPM और CPI-ML के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने वहां सारा मोर्चा संभाला था, और खास करके आयसा ने संभाला था मोर्चा। लेकिन जब वो नेहा को वहां से, दीपके इपके ने नेहा को वहां ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, दीपके अपना अकेले ही चले गए CJP, भाई ये बच्चे भी तो 22-23 दिन की भूख हड़ताल पे थे, इनको नहीं लिया। तो वहां पे राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा, उसने नेहा को, आयसा वाले को बुला के उनकी बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन, आयसा की बात उनके ढंग से उनको अपने मंच पे कहने दी कि इट इज योर मंच, आप बोलिए। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाना हो। भाई अगर वो ये कर रहे थे तो आयसा को मंच दे रहे थे ना, NSUI वाले उनसे गुस्सा नहीं होंगे, जो उनका अपना संगठन है। भाई उन्होंने कहीं ये नहीं किया ना कि NSUI को भी बुला लें तो एक NSUI का खड़ा हो जाए, एक ये खड़े, नहीं, ये ऐसा है तो ये ऐसा वाले इसको रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, ये मोदी जी के बस का नहीं है, क्योंकि ये केवल GRWM और ये सब कहने से नहीं चलता है। आपको उस मिजाज का होना होगा और आपको वो ईमानदारी झलकनी चाहिए। देखिए, ये बच्चा जो है, और खास करके जो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, आप ज्यादा बेईमान होते जाते हैं, आप में ज्यादा चतुराई आने लगती है। एक वो बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता है, वो समझता है कि किसका टच क्या है, कौन क्या है, वो माँ का, और वो समझता है आपकी बातों, तो ही इज मोर सेंसिटिव। तो वो सेंसिटिविटी, वो संवेदना मोदी जी में है ही नहीं, ही लैक्स दैट। तो अगर वो आप लैक कर रहे हैं तो आप ओवरनाइट कोई घुट्टी नहीं कि आपको वो पिलाया गया और एक बढ़िया उन्होंने बनाया और पी जाइए और मोदी जी अब आप जंजी हो गए, नहीं। तो मोदी जी मेरे ख्याल में इस जीवन काल में तो वो जंजी वाले तरह से ना सोच पाएंगे, ना कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना उनसे उनका कनेक्ट होगा, कि उनमें वो ईमानदारी ही नहीं है। अजय, ये आनंद, अब मैं आता हूं आज के दूसरे विषय पर। बात है पार्लियामेंट की। आनंद, आज भी शायद नहीं चला है, अब आज भी वो स्थगित कर दिया गया है। पार्लियामेंट, विपक्ष तो हंगामा कर रहा है, और विपक्ष की बड़ी क्लियर है, दो बातें हैं, एक तो चंदा चोरी पर चर्चा हो जाए, और एक अमित शाह कहाँ है। मेरे को ये समझ नहीं आती है कि ये दोनों, मोदी जी और अमित शाह, भागे भागे क्यों जा रहे हैं पार्लियामेंट में, किस वजह से ये लोग आ नहीं रहे हैं।
यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के चेयरमैन, उन्होंने भी कल किरण रिजिजू को कहा कि आप जाके अमित शाह को जो ऑपोजिशन के कंसर्न्स हैं उसके बारे में बात करिए। ये इशारा भी काफ़ी था, लेकिन शायद आज भी अमित शाह आए नहीं हैं। तो ये डेडलॉक तो ऐसे चलेगा नहीं, देश का ही नुकसान है। बीजेपी का तो है ही है, बट पूरे कंट्री का नुकसान है। कोई बिल पास नहीं हो पाएगा, खास करके जो ये डिलिमिटेशन बिल चाह रहे थे वो भी लगता नहीं है कि वो अब पास होगा। तो पार्लियामेंट के बारे में और बीजेपी के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि ये रवैया इन्होंने ऐसा क्यों अपनाया हुआ है। आनंद। देखिए, दो चीजें हैं मेरे ख्याल में। वो अच्छा काम किया है, मतलब एज अ स्ट्रेटेजी राहुल गांधी ने ठीक किया है। बीजेपी बिल्कुल डेस्परेट है उस डीलिमिटेशन बिल के लिए। डीलिमिटेशन बिल में, क्योंकि मैं भी आई वाज आल्सो सरप्राइज आज सुबह के हिंदू में ये जब हेडलाइन मैंने देखी तो आई वाज आल्सो सरप्राइज। द हेडलाइन सेज डीएमके लेज डाउन कंडीशंस टू सपोर्ट डिलिमिटेशन बिल। तो ये अगर यहां तक आ गए हैं डीएमके तो मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य था। अब दो तीन चीजें हैं, पहले इस बिल की बात कर लें। बिल के बारे में सरकार कुछ डिटेल बता ही नहीं रही है। हमारा मतलब ये था हम ये करेंगे, आप वोट कर दीजिए, पास कर दीजिए, फिर हम कुछ कर। भाई आप उसमें डिटेल बताइए ना कि किस विधानसभा में कितने होंगे, किस में कहाँ होंगे, इसका वो क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, शेड्यूल कास्ट का इसमें होगा कि नहीं होगा, बैकवर्ड इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, कास्ट, ये सारी चीजें आप बताइए। वो आप बताने को नहीं तैयार है। अरे भाई इतना बड़ा अगर आप बिल पास करा रहे हैं तो उसके निटी-ग्रिटीज भी तो बताएंगे। और उस निटी-ग्रिटीज पे कायदे से जो कल बात हुई है, राहुल गांधी ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। भाई अच्छा, वो कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग क्यों? अरे ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए कि वो बिल के कैसे इंप्लीमेंट होगा, कहां इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, ये तो कुछ पता लगे ना। नहीं बताने को तैयार। अब पहली चीज तो ये है, तो इसकी वजह से एक डेडलॉक है। अच्छा, वो धीरे धीरे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो सारे लोगों को तोड़ रहे हैं। वो टीएमसी तोड़ा, उद्धव ठाकरे को तोड़ा, वो फिर से तोड़ा, मतलब तोड़ा फिर तोड़ा। अब वो इसी में लगे हुए हैं। इधर राहुल गांधी का को ये डेस्परेशन समझ में आ गया है सरकार का डीलिमिटेशन वाला। विपक्षी पार्टियों ने बहुत स्ट्रैटेजिकली दो चीजें कही, जैसा आपने कहा। एक, उन्होंने कहा है कि जो चढ़ावा चोरी है उसके बारे में चर्चा हो, क्योंकि चढ़ावा चोरी डायरेक्टली उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को इफेक्ट करेगी। बाकी से ज्यादा उत्तर प्रदेश के 2027 के इलेक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करने जा रही है। उसमें भी एक खेल है। चढ़ावा चोरी में सीधे सीधे मोदी जी इन्वॉल्व है और आरएसएस इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो ट्रस्ट बना वो मोदी जी ने बनाया, उसके मेंबर्स मोदी जी ने बनाए। मतलब जो बार बार कहा जा रहा है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, ध्वज पताका मोदी जी ने लहराया, ये सारी चीजें मोदी जी हैं, सारे लोग मोदी जी के बनाए हुए हैं। तो आप उस पर कैसे नहीं बोलेंगे, उस पर चर्चा हो। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ा जो टेक अवे फ्रॉम दिस जेंजी आंदोलन था जो जंतर मंतर पे हुआ, जो सबसे बड़ा टेक अवे है कि वो बात जो इतने दिनों से घुमा फिरा के हो पा रही थी, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं आ पा रही थी, वो क्लियर हो गई है कि अब हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? प्लीज टेल मी वेयर द बक स्टॉप्स। आपको ये बताना हो। अभी तक अगर आप पिछले 4-5 साल से कही इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आ पा रहा था, अब बिल्कुल क्लियर है। नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान, इनको बाहर निकालो। अब अमित शाह के लिए क्या कहा जा रहा है? अमित शाह का एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अमित शाह से कहा जा रहा है कि भाई उस दिन पैलेट गन चलाने की का ऑर्डर किसने दिया? वो दिल्ली पुलिस है। और ये भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस के अंडर ही जब दिल्ली में आरपीएफ या सीआरपीएफ या इस तरह की कोई सेंट्रल मिलिट्री पुलिस जो अगर डिप्लॉय होती हैं तो दे कम अंडर द कमांड ऑफ द दिल्ली पुलिस, वो अपने कमांड में नहीं रहती। तो दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर अमित शाह ने अपना पुलिस कमिश्नर भी एक दिन पहले, मतलब 18 को उन्होंने चेंज करवाया था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अच्छा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो जो सादी वर्दी में वहां आदमी घूम रहे थे, जो लोगों मार पिटाई किए हैं, वो कौन है? अब जो अमित शाह को जानते हो, कहते हैं ये तो गुजरात में भी कराते थे अमित शाह, इस तरह के लोगों से गुंडों को भिजवा के पिटवाते थे। तो ये गुंडे हैं, आप आइडेंटिफाई करिए, बताइए। अगर आप
छात्र छात्राओं को आइडेंटिफाई करके उनके घर पे पुलिस भेज रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं, तो ये भी तो आपके पास है, बताइए कौन है। तो दूसरा बात जो उसके साथ जोड़ी जा रही है, अगर आप अब अमित शाह के लिए क्या दिक्कत है, अगर हाँ अमित शाह के आदेश पे हुआ तो अमित शाह इस्तीफा दें, और अमित शाह के आदेश पे नहीं हुआ, उनकी गैर जानकारी में हुआ, तो ही इज इनकॉम्पिटेंट, तब भी इस्तीफा दें। तो अमित शाह के लिए तो मतलब बिल्कुल ही टोटली ट्रैप, और ये बिल्कुल ठीक ऑपोजिशन कर रहा है कि जब तक अमित शाह ये बात आके संसद में बयान नहीं देते हम कोई और बात नहीं करेंगे। जी अजय जी। आनंद, आज के लास्ट विषय पर थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें। बात मैं कर रहा हूँ कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी की। इन्होंने कल एक ऑर्गेनाइजेशन सा बनाया है और कुछ आगे क्या क्या करना है वो भी बताया है इन्होंने उसके बारे में, लेकिन बहुत क्लियरली ये सामने नहीं आ रहे हैं। आई मीन E20 भी बीच में बोला, अमित शाह का रेजिग्नेशन भी बोला, कल इन्होंने ज्यूडिशरी और गोदी मीडिया की भी बात की। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर सीजेपी? ये अब कहाँ तक आ गए हैं और क्या ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है? आनंद, मैंने जब ये कल बात कही अजय तो ये लोगों को बुरा लगा, और मैंने इसलिए ये कहा था कि जिस तरह से मैं रीड कर रहा हूँ, राइट, तो हो सकता है मैं मेरी एनालिसिस उससे फर्क हो, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूं मुझे काफी कुछ समानता दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे, दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो क्लैरिटी अब जो जब ये आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये दे आर मिसिंग क्लैरिटी। या आप ये कह रहे हैं अभी हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे, तो या तो आप ये कहिए ना कि हम पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं बनेंगे। आप अभी नहीं बनेंगे तो क्या उसका कोई मुहूर्त निकालेंगे? उसका मुहूर्त कौन निकालेगा? सोनम वांगचुक निकालेंगे उसका मुहूर्त? उसका मुहूर्त कौन निकालेगा कि अब आप पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे? नंबर एक। नंबर दो, एक मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं, आप कह रहे हैं गोदी मीडिया की भी बात करेंगे। आप जब जंतर मंतर पे ये लोग बैठे हुए थे तो उसको गोदी मीडिया ने किस तरह से पेश किया था इनको पता है, लेकिन जैसे ही 24 को वो समाप्त हुआ, ये सारे लोग दौड़ के घुस गए गोदी मीडिया के स्टूडियोज में, सारे। उसका जस्टिफिकेशन कुछ दें, लेकिन आप इतने लालायित क्यों थे वहां जाने के लिए? अगर अगर ये दीपके और इनको एक इनिशिएटिव मिला था, ये कह देते कि हम गोदी मीडिया के हम नहीं जाएंगे आपके, हम आपको इंटरव्यू भी नहीं देंगे। तो वहां पे जो बच्चे जो जो इतने ज्यादा बच्चे वहां थे और जो अपना सोशल मीडिया हैंडल चला रहे थे, उन्हीं से हम बात करेंगे। आप क्यों जा रहे हैं? तो वहां पे भी जाने का भी मन है, वहां अंदर से वही है जो केजरीवाल किए थे ना, कि मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा और मैं वैगनार में चलूंगा और दो कमरे के फ्लैट में रहूंगा, लेकिन अपने घर के रेनोवेशन के लिए 30 करोड़ जब लगाए और जब पोल खुल गए तो कहने लगे प्रधानमंत्री के घर में 25 करोड़ लगे हैं, 2500 करोड़ लगे हैं, 2,500 करोड़। अरे भाई, उनके में 2,500 लगेंगे, 25,000 लगे, तुम क्यों कह रहे, तुम बार बार ये क्यों स्टैंड लिए हुए थे कि नहीं लगाएंगे? तो प्राइमरली द प्रॉब्लम इज देयर। जुडिशरी को तो इनको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब वो बात नहीं कहते तो वो वजूदी में नहीं आती। इनको ये थोड़ा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो बहुत क्लैरिटी थी ना, हमें एक ही चीज चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। यहां आज ये अब धीरे से आ गए हैं कि हमें अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए। वो इसलिए कि शायद एक देश का एक बड़ा वर्ग इस समय अमित शाह का इस्तीफा की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो मांगना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है जवाब दो, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, तो उसमें भी एक पैर घुसा देना चाहते हैं। ये E20 में भी एक पैर घुसा देना चाहते हैं। ये सारी चीजों में अपना वो रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये और लोगों को साथ लेके चलने वाले नहीं है। ऐसा SFI या ISF के किसी रिप्रेजेंटेटिव को ऊपर नहीं आने दे रहे थे ये भाषण देने के लिए जनता मंत्र में। जब सरकार से बात हुई तो भाई ये लोग भी थे साथ, आप उनको लेके नहीं गए। तो ये जो चीजें हैं ये तो आएंगे ही आएंगे। और एक चीज बताएं, मैं अभी भी ये मानता हूं कि अगर एक कोई लार्जर आपको, और क्योंकि आपको ये पहले तय करना होगा कि आप एक्टिविस्ट रहेंगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे। ये तय है कि देश में इस समय जो करंट वो हैं फिगर्स हैं अजय, जेंजी वाले जो हैं, जो
जनजी एज ग्रुप है, वो देश में केवल 6 लोग मतलब विधायक या सांसद में है। देश के जो टोटल सांसद और टोटल विधायक, टोटल एमएलएज एंड टोटल एमपीज, ओनली 6 आर देयर। तो वो एक जगह है। तो या तो मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल, वो लोग जग गए हैं, इनको बिल्कुल पॉलिटिकल उसमें रहना में आना चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना भी कर लें, अगर चेंज लाना है तो आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम में उतरना पड़ेगा। आपके एक्टिविज्म से इस्तीफा हो सकता है लेकिन चेंज नहीं। तो व्यवस्था की अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो इट हैज टू बी फ्रॉम थ्रू अ पॉलिटिकल वो इंस्ट्रूमेंट, नथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो ज्यादा एक वेलकम वो रहता है इनके लिए, क्योंकि फिर अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं मेरे हिसाब से। अजय आनंद, चलते चलते 2 मिनट हैं, आप वो कंप्लीट कर दीजिए जरा मोहन भागवत का अर्ध सत्य, तो हम उसके बाद कार्यक्रम। हाँ, अर्सत यह है कि इनसे कल ये पूछा गया कि आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया और आप भगवा के, तो जब ये उनसे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन था तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि नहीं ऐसा है कि जब हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं, इनका कहना था जहाँ सरसंघचालक रहते हैं वहां पे ही वो 15 अगस्त या 26 जनवरी में ध्वज फहरा देते हैं। तो ये 52 साल तक नागपुर में नहीं थे, ये ऐसा इनका कहना है, मतलब सरसंघचालक नहीं थे। ये उसका जवाब नहीं दिए लास्ट तक। इन्होंने जवाब क्या दिया? इन्होंने जवाब ये दिया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेसी थी, उसी के पीछे सब लोग, आजादी का आंदोलन चल रहा था। 1933 में कांग्रेस ने अपने झंडे से मिलता जुलता एक झंडा बनाया, राष्ट्रीय ध्वज, और उस राष्ट्रीय ध्वज को 1933 में जलगांव के 1933 की जलगांव कांग्रेस में नेहरू जी ने उसको फहराने की कोशिश की। और इनका कहना था कि पोल कितना ऊंचा था और उसमें जब वो ऊपर चढ़ा तो रास्ते में वो अटक गया। तो नेहरू जी ने आरएसएस के एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम कृष्ण प्रताप सिंह था, उससे कहा, तो मतलब वो आया और उसने वो पोल पे चढ़ के उसने झंडा खोल दिया, वो झंडा फहर गया और सब ताली बजाई गई और नेहरू जी ने उसको शाबाशी दी कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब इनका कहना है उन्होंने उसके बाद उसको कोई एक्नॉलेज नहीं किया। दूसरे दिन हेडगेवार साहब पहुंचे और हेडगेवार साहब ने उसको एक लोटा भेंट किया, उसको पारितोषिक दिया, जो नेहरू ने नहीं किया। और देखिए हम तो 1933 में झंडा फहरा दिए थे। इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे थे। ये भी समझ लीजिए उस 52 साल के को झंडा नहीं फहराएगा इसका। और एक इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये गूगल करके कोई भी देख ले, मुझे तुरंत नाम याद नहीं है अभी। 14 अगस्त 1947 में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा फहरा, देश की आजादी से एक दिन पहले। जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ उस दिन इन लोग ने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इनका राब्ता ज्यादा था तो इन्होंने अपने पाकिस्तान के साथ अपने को इक्वेट किया। और फिर इन्होंने 26 जनवरी 1950 में एक बार झंडा फहराया, जिस दिन संविधान लागू। फिर इन्होंने झंडा फहराना बंद कर दिया। इसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म होता था। 2001 में एक महाराष्ट्र के एक ग्रुप था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, उस ग्रुप के 3 लोगों ने मिलके आरएसएस के का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहां वो सब कूद फांद करके चढ़ गए 26 जनवरी को, और उन्होंने जाके एक झंडा फहरा दिया आरएसएस हेडक्वार्टर। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो उनके खिलाफ एफआईआर बॉम्बे में हुई। उनको तीनों को पुलिस में पकड़ लिया और वो जेल चले गए। मुकदमा चला, वो 11 साल तक जेल में रहे। 2011 में वो छूटे। देवर आरएसएस के उस पे राष्ट्रीय ध्वज लगाने के का जो जुर्म उन्होंने किया था इनके हिसाब से, उसके लिए 11 साल उनको जेल में रहना। वो डिस्चार्ज हो गए थे वो अलग बात है, लेकिन 11 साल वो तीनों लोग जेल में थे। तो ये तो नहीं बताया ये तो नहीं बताया ना। तो ये इसीलिए मैंने कहा ये अर्थ सत्य है। और मतलब तमाम बातें ये कर रहे थे, किसी एक दिन हम लोग अलग से प्रोग्राम कर लेंगे, उनकी जो झूठ पे ही हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है अजय, ठीक है आनंद, थैंक यू वेरी मच, बहुत सही इंफॉर्मेशन आपने दी है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार। थैंक यू अजय।